नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग डीपीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीपीपी 1 एंड कंटिन्यूसली आपका नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा वो डीपीपी 2 का होगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप डीपीपी 1 और डीपीपी 2 जो आपके साथ शेयर की है हमने टेलीग्राम ग्रुप पे, उनको आप सोल्व कर सकते हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सोल्व कर चुके होंगे। तो चलिए आज से हम उनका भी साथ साथ पैरेलल में डिस्कशन करेंगे सो दैट आपको एक रूटीन होमवर्क मिल जाए और साथ साथ आप वो भी काम करना स्टार्ट करें। तो डीपीपी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कीजिए। हमारी एक मोबाइल ऐप है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, उसको भी ज्वाइन कीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है बिकॉज मोबाइल ऐप पे हम एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे नियर फ्यूचर में, तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। मेक श्योर कि आप मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल करके रखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन थे मेरे डीपीपी 1 में एंड डीपीपी 1 में मेनली जो क्वेश्चंस है वो ई के डायग्राम पे हैं, तो उनको हम देखते हैं। एंड पहले मैं आपको आंसर्स दूंगा, एक बार मैच कर लीजिए आपके आंसर्स की कोई गलत तो नहीं है। जो आंसर आपका गलत है उसको आप चेक कीजिए, उसका सॉल्यूशन चेक कीजिए। एंड वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पूरा सॉल्यूशन जरूर देखें बिकॉज हो सकता है कि मेरा आइडिया डिफरेंट हो, मेरा तरीका डिफरेंट हो, तो वो आपको शायद अच्छा एक अप्रोच मिल जाए, क्या पता। ठीक है, तो आप पूरा सॉल्यूशन देखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि डाउनलोडेड जो लेक्चर्स हैं वो ना देखे जाएं। मतलब आप इसी को यहीं पे यूट्यूब पे स्ट्रीम करके देख सकते हो ना, ठीक है, उसका हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो अभी वीडियो चल रहा है साथ साथ उसको देखें या यूट्यूब पे ही उसको देखिए। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और टोटल 10 क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर दे रहा हूं पहले। तो पहले हम लोग जरा आंसर्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, हाँ जी। तो जरा देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है मेरे पास वो दो आंसर करेक्ट हैं, आगरा एंड दिल्ली, ई एंड डी, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर है दैट इज 0.5456, 0.5456। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर मैंने आपको बताया इनटू एम नोट है, तो एम नोट तो खैर हमने क्वेश्चन आंसर में दे ही रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज 3.44, 3.44। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 0.946, 0.946 एम नोट। तो एम नोट तो मुझे लगता है ऑप्शन में आपको दिया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज 1.623, 1.623। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज 54.59, 54.59। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज आगरा। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप पहले ही सोल्व कर चुके होंगे। तो चलिए जरा इनके आंसर्स, जरा इनके जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक ई के डायग्राम दे रखा है और उस पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी सोल्व करवाया है, अगर आपको याद हो। तो ई के डायग्राम कुछ इस तरह का दे रखा है और इसमें कुछ 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और पहली जो स्टेटमेंट है मतलब बेसिकली वेलोसिटी एंड आपको अफेक्टिव मास की बात कर रहा है कि कहां पे पॉजिटिव होगा कहां पे नेगेटिव होगा। आप याद कीजिए के का क्या मतलब होता है। अगर आपको याद हो मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, एच क्रॉस के। एच क्रॉस इज सम कांस्टेंट वैल्यू 1.05। एच क्रॉस क्या होता है, दिस इज एच अपॉन 2 पाई और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.05 इंटू 10⁻⁻34। ये इसकी वैल्यू होती है दोस्तों एच क्रॉस की। तो देखा जाए तो जो मोमेंटम है उसके अंदर मास इंटू वेलोसिटी होती है, इज इक्वल टू के। क्या कहते हो, या मैंने उल्टा बोल दिया, यहां से मैं वेलोसिटी देख सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा के पॉजिटिव है, अगर मेरा के पॉजिटिव है इट मींस वी इज पॉजिटिव।
और अगर के मेरा नेगेटिव है तो वी भी कैसा आएगा मेरे पास, नेगेटिव। तो सारी चीज के ऊपर है। के अगर पॉजिटिव है इट मींस मोमेंटम मेरा पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव आएगी। के अगर मेरा नेगेटिव है तो इस मींस मोमेंटम मेरा नेगेटिव है, वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है। अब जरा देखिए के नेगेटिव यहाँ पे ए और बी पे, तो ए एंड बी जो पॉइंट है उन पे नेगेटिव वेलोसिटी आएगी क्योंकि नेगेटिव मोमेंटम है, और जो सी एंड डी पॉइंट है मेरे पास उन पे आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी, उन पे आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी बिकॉज इनमें के की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी वाला पॉइंट था। अब बात करते हैं इफेक्टिव मास की। और इफेक्टिव मास क्या होता है? इफेक्टिव मास होता है एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल के स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरह से आप इफेक्टिव मास जो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये हमें देखना है कहां पे पॉजिटिव होगा कहां पे नेगेटिव होगा, तो ये हमें पता चलेगा इससे। ठीक है, इससे, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर। तो इसका कर्वेचर देखना पड़ेगा अपने को। कैसे? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताइए। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे प्लॉट करूं, डेल ई बाई डेल के या डी ई बाई डी के बोल दो, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव, कोसाइन वेव है देखा जाए तो साइन वेव इसका डेरिवेटिव आएगा। मतलब यहां से लेके और यहां तक ये स्लोप नेगेटिव है और यहां पे जीरो है, ध्यान से देखिए, और यहां पे भी स्लोप जीरो है। तो समथिंग कुछ इस तरह का आपका ये इसका स्लोप बनेगा दोस्तों, ये डी ई बाई डी के बनेगा। एक काम करते हैं, एक और बार। अच्छा, ए पॉइंट यहां पे है, बिल्कुल इसके पास में है ए पॉइंट, बी पॉइंट यहां पे है, सी पॉइंट मेरा यहां पे है, एंड डी पॉइंट जो है वो मेरा समवेयर यहां पे है, डी पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए बी सी डी कहां पे है। अब फर्दर मुझे एक और बार डेरिवेटिव चाहिए, तो अगर मैं एक और बार डेरिवेटिव लूंगा इसका, तो वो जरा देखिए क्या बनेगा, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। अब बताइए इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, यहां से लेके और यहां तक आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो जरा देखिए कुछ इस तरह का बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, ये मेरा ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ठीक है भाई, ये मेरा डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, मतलब वही तो चाहिए मुझे। तो आप बताइए जो इफेक्टिव मास है वो पॉजिटिव कहां पे आएगा, एम स्टार, वो पॉजिटिव कहां पे आएगा, एट, बताइए पॉजिटिव कहां पे है, बी एंड सी पे, एट बी एंड सी, एट नेगेटिव एट ए एंड डी। तो आपको समझ आ गया होगा कि इफेक्टिव मास कहां पे पॉजिटिव आएगा कहां पे नेगेटिव आएगा। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो मुझे लगता है आगरा एंड दिल्ली, ए एंड डी जो है वो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपका आंसर मैच कर रहा है, वो देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में द फिगर शोन इज पैराबोलिक E वर्सेस K रिलेशन इन कंडक्शन बैंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। आपको देखिए एक E के डायग्राम दे रखा है और कह रहा है ये पैराबोलिक रिलेशन है कुछ इस तरह की, ये कुछ पैराबोलिक रिलेशन है। ठीक है जी, और यहां पे आपका ये K की वैल्यू -0.1 है और यहां पे 0.1 है, और K की जो यूनिट है वो किस में है बताइए, वो है एंगस्ट्रॉम इनवर्स में। ठीक है जी, ये दे रखा आपको, और यहां पे जो E की वैल्यू है दोस्तों दैट इज 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखा है दोस्तों। ठीक है, इफेक्टिव मास बताना है इलेक्ट्रॉन का कितने टाइम्स होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट C के स्क्वायर। ठीक है भाई, अब बताइए यहां से अगर मैं डी ई बाई डी के निकालूं दैट विल बी 2CK, और फर्दर यहां से डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर निकालूं दैट विल बी इक्वल टू 2C। सही बात है। अब आप बताइए जो इफेक्टिव मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2C, सिंपल फंडा। तो अल्टीमेटली मुझे C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर C आ गया तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, दिस इज 1.05 इंटू 10⁻⁻34, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2C। अब क्वेश्चन ये C क्या होगा,
सी कैसे निकालेंगे? सी निकालेंगे यहां से। अब कैसे निकालोगे जरा देखिए, अगर मैं के की वैल्यू ये पुट कर दूं तो ई की वैल्यू 0.07 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻19 मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट सी इंटू के। के की वैल्यू क्या है बताओ? 0.1। लेकिन किस में है ये? जरा ध्यान दीजिए, ये किस में है बताइए? ये 10 टू पावर, बताइए क्या है? 10 टू पावर 10 आएगा दोस्तों, और उसका स्क्वायर एंगस्ट्रॉम इनवर्स में है। ठीक है, तो के की वैल्यू यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो वैल्यू है वो 0.1 इंटू 10⁻10 बन जाएगा। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है ना, तो उसका इनवर्स ले रखा है ना इसमें। ठीक है, हाँ, तो इस तरह का बनेगा दोस्तों। यहां से सी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.07 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन बोलिए, मैं एक गड़बड़ कर गया हूँ, यहाँ पे माइनस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, 0.1 10⁻10 आएगा भाई। ठीक है, तो ये है 0.1 इंटू 10⁻, एक मिनट, नहीं इनवर्स है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, +1 और यहाँ पे 0.0, इसका स्क्वायर आएगा ना तो 0.01 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, माफ कीजिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए? ये सी मेरा नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 10⁻20। सही बात है भाई, ये सी आ जाएगा। तो सी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻39। आप एक बार देख लीजिए, और वो यहां पे पुट करनी है मुझे। तो m क्रॉस विल बी इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, बोलिए, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻39। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे भाई, आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इसकी वैल्यू अब जरा अगर मैं निकालूं तो जो मैंने कैलकुलेट की हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। द वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.04965 इंटू 10⁻29, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको m नोट की टर्म में बताना है, और m नोट कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। तो एक काम करता हूं, m स्टार अपॉन m नोट कर देता हूं, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करोगे इससे तो बन जाएगा 0.04965 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻3। द आंसर विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.5456। तो यहां से m स्टार m नोट की टर्म में आपसे पूछा है, तो m नोट की टर्म में कितना आ जाएगा बताओ? m स्टार विल बी इक्वल टू, जो इफेक्टिव मास है दैट विल बी इक्वल टू 0.5456 m नोट। आपसे यही पूछा था आगे वाला, तो आंसर विल बी 0.5456। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। बस आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे +10 करना है, एंगस्ट्रॉम इनवर्स में है ये। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ आपको? द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सिलिकॉन इज शोन इन द फिगर बिलो। आपको एक फिगर दे रखा है। द एनर्जी नियर द मिड बैंड, नियर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कंडक्शन बैंड इज अप्रोक्सीमेटेड बाय। आप जरा देखिए, आपको एक इस तरह का डायग्राम दे रखा है दोस्तों, के साथ, और 1 डायमेंशन में दे रखा है कुछ इस तरह का। हाँ जी, कुछ इस तरह का दे रखा है। द एनर्जी नियर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कंडक्शन बैंड इज अप्रोक्सीमेटेड बाय E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E1 cos ऑफ A इंटू K माइनस K नॉट। ये आपको एनर्जी दे रखी है दोस्तों, और E1 की जो वैल्यू है दैट इज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड A इज इक्वल टू 0.10 माइक्रोमीटर। A is 0.10 micrometer. Effective mass of the particle in conduction band will be, आपको effective mass बताना है in conduction band, conduction band में effective mass बताना है।
तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम पिछला ही फंडा लगेगा। इफेक्टिव मास क्या होगा बताओ जरा, दैट विल बी इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। सिंपल, इस तरह से हम सोल्व करेंगे इसको। अब बताइए यहां से डी ई बाई डी के क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू कोस का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस साइन, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ई वन इंटू ए साइन ऑफ ए इंटू के माइनस के नोट। अब फर्दर इसका डेरिवेटिव लीजिए, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू ई वन ए स्क्वायर और साइन का क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू के माइनस के नोट। सिंपल, ये आएगा दोस्तों। ओके अच्छा, यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे के नोट दे रखा है आपको, तो मुझे यहीं पे इसकी वैल्यू चाहिए भैया, इस जगह पे। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे ये जो डबल डेरिवेटिव है के इक्वल टू के नोट पे चाहिए, यहां पे इफेक्टिव मास पता चलेगा ना मुझे, ठीक है। तो एट के इक्वल टू के नोट अगर आप देखोगे, एट के इक्वल टू के नोट ये क्या बनेगा बताओ जरा, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू के इक्वल टू के नोट पुट करोगे तो cos जीरो इज 1, ये बन जाएगा ई वन ए स्क्वायर। सिंपल, और ई वन की वैल्यू कितनी है 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ए स्क्वायर, ए इज 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। और इंटू में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तो आप साथ में कर ही दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है भाई, सही बात है। इस तरह से हम इसको ई वन ए स्क्वायर को लिखेंगे। अब तो बड़ा सिंपल है, बताइए एम क्रॉस निकालना है, मतलब इफेक्टिव मास निकालना है मुझे, दैट इज 1.05 इंटू 10⁻⁻34, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई दिस वैल्यू। और ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो नीचे इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 0.02 इंटू 1. ये तो हो गया ना, हाँ। तो जो भी ये वैल्यू आप इसको सीधा लिख दो, तो मैंने डायरेक्ट इसको किया हुआ है भाई 1.6 इंटू, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इंटू 10⁻⁻7 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई। 10⁻⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का ये आ जाएगा। तो एम स्टार मतलब जो इफेक्टिव मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये पावर जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 3.44 इंटू 10⁻⁻34। अब ये क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, आपसे सिर्फ ये आगे वाली वैल्यू पूछी है, तो ये बनेगा 3.44, आंसर विल बी 3.44। सिंपल कहानी थी भाई, सिंपल क्वेश्चन था। के इक्वल टू के नोट पे आपसे इफेक्टिव मास निकालने की बात कर रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या दिया हुआ है, 2 पॉसिबल कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड आर शोन इन ई के डायग्राम। तो आप जरा देखिएगा, आप कुछ इस तरह के डायग्राम दे रखे हैं कि दिस इज ई, और आपको इस तरह का कर्वेचर दे रखा है और एक आपको इस तरह का कर्वेचर दे रखा है। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, दिस इज सी एंड ये हमारे पास डी है दोस्तों, एक सी है एक डी है, ठीक है जी। अब सुनिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैंड ए एंड इफेक्टिव मास ऑफ होल इन बैंड डी आर हैवियर। यार कौन सा हैवियर है, आप एक बार ऑप्शन को छोड़िए, इसमें कौन सा लाइटर मास है, होल का इधर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का इधर देखेंगे, कौन से का होल का, इन दोनों केस में होल का कौन सा लाइटर है और यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हैवियर या लाइटर कौन सा है, वो अपने को देखना है। मुझे एक बात आइए, जो इफेक्टिव मास होता है वो मैं जानता हूं, क्या चीज बताओ, वो होती है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। सिंपल यही होता है, हम यही पढ़ते हुए आए हैं। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका इफेक्टिव मास छोटा होगा, और डिनोमिनेटर कब बड़ा होगा बताइए। देखो, जो भी ई के डायग्राम होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पैराबोलिक कर्व है, सोचिए सम कांस्टेंट सी के स्क्वायर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेट लाइन 2c, ठीक है। इसका जो इसका 2ck तो स्लोप जो आएगा वो 2c आ जाएगा।
इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 2ck, इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा तो स्लोप जो आएगा वो 2c आएगा। अच्छा फर्दर इसका अगर मैं देखूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 2c के बराबर आ जाएगी। इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे, फर्दर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 2c आ जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि डबल डेरिवेटिव कब हाईएस्ट होगा? डबल डेरिवेटिव किसका हाईएस्ट होगा? जिसका ये स्लोप ज्यादा है, जो ज्यादा स्टीप होगा ऊपर की तरफ, जो ज्यादा ऊपर की तरफ होगा, जो ज्यादा स्टीप होगा, उसका जो स्लोप है वो ज्यादा आएगा, वो बड़ा आएगा फिर। और ज्यादा स्टीप केवल तभी आएगा जब ये कर्व यहां पे ज्यादा स्टीप होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा कर्वेचर होगा, जितना स्टीप कर्व होगा, उतना ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। और जितना ये ज्यादा आएगी उतना जो इफेक्टिव मास होगा वो लाइटर होगा। सही बात है। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहां पे ए या बी में से ए जो है वो क्या होगा? लाइटर। ए जो है वो लाइटर होगा। और यहां पे बताओ, यहां पे डी जो है वो लाइटर होगा। इसका मतलब सी जो है वो हैवियर होगा। सी जो है वो हैवियर होगा। सही बात है। जरा ध्यान से देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना लाइट आपका इफेक्टिव मास होगा। तो आप बोलिए इनमें से कौन सा होगा? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैंड ए, effective mass of hole in band D, effective mass of electron in band A and effective mass of hole in band D are heavier। आप बताइए ए में हैवियर है क्या? नहीं जी, ए में तो लाइटर है, ठीक है, और सी में हैवियर है। तो आप बताइए, तो ये कह रहा है effective mass of, दूसरा जो बी ऑप्शन है, effective mass of electron in band A and effective mass of hole in band D are lighter। डी में कह रहा है लाइटर है। हाँ, ए में लाइटर है और डी में लाइटर है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर इज बॉम्बे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डी जो है वो लाइटर होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जरा देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 5 में कह रहा है ए सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन बैंड स्ट्रक्चर ई के इक्वल टू, मतलब ई के की वैल्यू दे रखी है, एनर्जी जो है वो के पे डिपेंडेंट दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 4k² प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई के आपको दे रखा है। के हैज द यूनिट ऑफ, के जो है वो क्या है बताओ? एंगस्ट्रॉम इनवर्स। जैसा पहले हमने देखा था वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। पैराबोलिक रिलेशन दे दिया आपको, ठीक है, आपको पैराबोलिक रिलेशन दे दी भाई। के की वैल्यू 0 पे ये 4 बनेगा, तो मैंने यहाँ पे 0 से ही दिखा दिया वैसे, बट 0 से दिखाना नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको सिंपल थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ जी, k इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे k इक्वल टू, ओहो एक मिनट भाई, हाँ जी जरा देखिए, k इक्वल टू 0 पे अगर आप देखें तो वैल्यू क्या है बताओ? k इक्वल टू 0 पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद k को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, इस तरह के रिलेशन। तो आप मुझे बताइए dE बाई डी के। अच्छा मैं अगर इसको लिखूंगा तो इसको ऐसे लिख देता हूं 4k², और k जो है वो क्या है बताओ? एंगस्ट्रॉम इनवर्स में है। तो आपको याद होगा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? 10⁻10 का स्क्वायर, 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज एंगस्ट्रॉम इनवर्स है ना। हाँ, प्लस में 4 और बाहर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ये वैल्यू आएगी, ये ध्यान देना। अब k जो है वो एंगस्ट्रॉम, अब k जो है वो मीटर इनवर्स में हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट में आ गया। तो आप बताइए dE बाई डी के क्या बनेगा? वो बनेगा 8k इंटू 10⁻20। नेक्स्ट बोलिए d² E बाई डी के स्क्वायर क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10⁻20। एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा। तो आई थिंक मैंने एक गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ की है बताओ? आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। बोलिए क्या गड़बड़ की है? k हैज यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम इनवर्स। अब जरा पीछे आइए, हमने यहाँ पे k की जगह पे क्या किया था? ck² में, तो k की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻10 ऐसे कुछ लिया था ना, ठीक है। तो अब सेम चीज यहाँ पे भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 10⁻20, यहाँ पे 10⁻20 आएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए जो हमारे पास E ये M क्रॉस आएगा वो क्या आएगा बताओ जरा?
एच क्रॉस अपॉन डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। हमने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, आप यूनिट में गड़बड़ कर रहे हो भैया। -34 का स्क्वायर अपॉन इसकी जो वैल्यू है 8 × 10⁻20। मुझे लगता है यहाँ पे आपने गलती कर दी है, ये 10⁻20 लिखते टाइम आपने मिस्टेक कर दी। अब आप बताइए क्या मिस्टेक हुई है? गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है जरा पकड़िए। देखिए के इज इन क्या है बताओ? के इज इन एंगस्ट्रॉम, और आपको जो वैल्यू बतानी है वो क्या बतानी है बताइए जरा। आपको जो एम स्टार की जो वैल्यू बतानी है वो एम नॉट की टर्म में बतानी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे भैया बताइए। के की वैल्यू में जो एंगस्ट्रॉम इनवर्स में जो यूनिट लिखी हुई है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इसमें एक दिक्कत है भाई, ठीक है। क्या दिक्कत है बताओ? देख इसको एक बार मैं दोबारा से करता हूं, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, तो जरा देखते हैं इसको रेक्टिफाई करते हैं, इसमें क्या मिस्टेक कर दी है मैंने। इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, ठीक है, एक बार देखिएगा। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ जरा, के की अगर मैं 0.1 वैल्यू लूं, के की वैल्यू 0.1 ले लूं, 0.1 एंगस्ट्रॉम इनवर्स, जैसे कि हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी ये क्या वैल्यू बनेगी बता सकते हो? ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 4.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां से यहां तक का जो गैप है दैट इज 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा पिछला क्वेश्चन था, आप जरा देखिए, ये जो क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, आपको 0.1 जो वैल्यू दे रखी है उस पर 0.07 दे रखा है। मतलब आप यहां पे भी यही काम कर सकते हो, इसको हटा दो बस, आप यहां से शुरू कर लो। इसी कर्व को आप ये भी तो बोल सकते हो, जरा देखिए यहां पे है के, और आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू थी वैसे भी ये डेरिवेटिव लोगे तो वैसे 0 हो जानी है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे 0 वैल्यू है, और 0.1 पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.04, ये है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो अब आप बताइए, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी E इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, वेयर सी क्या है? सी इज 4, सी जो है वो मेरा 4 है भाई, ठीक है। और के की जो वैल्यू है वो हम देखें, के की वैल्यू अभी हमें पता चलेगी। जो पहला क्वेश्चन जो था अगर आपको याद हो उसमें जैसे हमने किया था बिल्कुल ऐसा ही है, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी थी, और के को आप जरा देखिए, के को आपने कैसे लिखा था? के को कुछ इस तरह से लिखा था, के की वैल्यू जब आपने पुट की थी तो कुछ इस तरह से के की वैल्यू आई थी, ठीक है। अब सुनिए नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है 2c। तो अब जरा देखिए यहां से c की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? c की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, अगर c की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? e की वैल्यू 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दो, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू सी इंटू, बोलिए के की वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू आएगी 10⁻20, 10 का इनवर्स है ना 10⁻20, तो c की वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 10⁻20, ये आएगी दोस्तों, ठीक है। आप बोलोगे सर c तो दे ही रखा है आपको, यहाँ पे c दे तो रखा है 4, नहीं गड़बड़ नहीं करनी है यहाँ पे जरा देखिएगा, बेसिकली क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे लग रहा है यहां से c की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट k भी तो इन्वॉल्व है, और k के अंदर एक यूनिट और एक्स्ट्रा आ रखी है, क्या? 10⁻20 एक्स्ट्रा हो रखी है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 10⁻20 नीचे लिखना पड़ेगा सो दैट ये कटे, और जो k की वैल्यू अगर 0.1 पुट कर रहा हूं तो इसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाए, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग कितने लोग समझे हो इस चीज को, इसीलिए मैंने ये दूसरे तरीके से समझाया। मैंने आपको बोला कि आप एक बार दोबारा से समझिए इसको, जरा देखिए, मैं एक बार इसको पूरे पेज को एक बार खत्म करता हूं, एक बार दोबारा से समझिए इस चीज को, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है। जरा देखो आपको जो ई दे रखा है वो कैसे कुछ दिया, किस तरह से दे रखा है वो मैं बताता हूं आपको। हाँ जी, ई जो है, एक मिनट भाई, हाँ जी, ई जो है वो आपको क्या दे रखा है, जरा देखिए, ई इक्वल टू 4k² प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर मैं इसको प्लॉट करूं दोस्तों वो इस तरह का प्लॉट आएगा,
यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और अगर के की वैल्यू मैं 0.1 कर दूं, सोचिए 0.1 एंगस्ट्रॉम इनवर्स, ध्यान देना एंगस्ट्रॉम इनवर्स, तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी वैल्यू का क्या मतलब है, के की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम इनवर्स का क्या मतलब है, 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 10⁻10 मीटर इनवर्स। के की वैल्यू ये है दोस्तों। इसका मतलब के की वैल्यू अगर मैं 0.1 इंटू 10⁻10, इसका मतलब ये क्या बन गया मेरे पास 10⁻9। मैं बोल सकता हूं ये जो वैल्यू है, अगर ये 10⁻9 बन गई है, तो ध्यान से देखिए ये 10⁻9 मीटर इनवर्स बनेगी, तब ये 4.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अब चलिए जरा देखते हैं, यहां पे पुट करते हैं। E इज इक्वल टू 4 इंटू के की वैल्यू क्या पुट करोगे 10⁻9, के की वैल्यू यहां पे 0.1 एंगस्ट्रॉम इनवर्स है ना, तो यह ए क्या आ गया 10⁻9 आ गया प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये इतना बना? नहीं, इतना कहां बना, इतना नहीं बना। इसका मतलब है अगर आप के को मीटर इनवर्स में लिखना चाह रहे हो तो आप यहां पे क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 4/10⁻20 इंटू के स्क्वायर। मीटर इनवर्स नहीं भाई, यहां पे तो के की वैल्यू क्या है, मीटर इनवर्स है, यहां पे क्या है, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, माफ कीजिएगा। तो अगर आप के की वैल्यू को एंगस्ट्रॉम इनवर्स में लिखना चाह रहे हो, एंगस्ट्रॉम इनवर्स नहीं, मैं उल्टा बोल गया, यहां पे है एंगस्ट्रॉम इनवर्स, के की वैल्यू एंगस्ट्रॉम इनवर्स पुट करोगे तो यहां पे पुट करोगे। बट अगर आप मीटर इनवर्स में पुट करना चाह रहे हो तो फिर यहां पे इसको डिवाइड बाई 10⁻20 करो और +4 करो। अब ठीक है, अब गड़बड़ नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत बढ़िया केस था ये। यहां पे के की वैल्यू क्या है, एंगस्ट्रॉम इनवर्स है। अगर आप मीटर इनवर्स में करना चाहोगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 10⁻20 से आपको नीचे ये डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पे मीटर इनवर्स कर सकते हो, जैसे अगर आपको के की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम इनवर्स है, इसका मतलब 10⁻9 मीटर इनवर्स है, तो 10⁻9 मीटर इनवर्स रख के देख लो, आपको यही वैल्यू आएगी। अब ठीक है, चेक करके देख लो, करेक्ट है। तो इसको मैंने चेंज कर दिया वैसे, और कुछ नहीं किया। अब आप बताइए, अब यहां से डीई बाई डी के बताइए क्या बनेगा, डीई बाई डी के जो बनेगा वो बनेगा 8/10⁻20 और डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, और यहां पे क्या आएगा के, हाँ जी, इक्वल टू 8/10⁻20। जरा देखिए भाई, कुछ इस तरह का बनेगा, डीई बाई डी के इज 8/10⁻20 के, और एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा। अब आप बताइए जो एम स्टार जो बनेगा इफेक्टिव मास, दैट विल बी इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻34, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू, तो ये बन जाएगा 10⁻20/8। ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए, कोई गड़बड़ हो तो आप बताइए, और आपको एम नोट की टर्म में बताना है ये, ठीक है, आपको ये एम नोट की टर्म में बताना है। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और है भाई साथ में, यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और है, 1.6 इंटू 10⁻19 भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻, एक मिनट नीचे आएगा भैया, ये नीचे आएगा, तो इसको 19 को ऊपर कर देता हूँ और 1.6 को नीचे ले जाता हूँ, या फिर आपको इसको पूरा हटा दूंगा। हाँ जी, तो जरा देखिए भाई, तो क्या हुआ, ये वैल्यू से डिवाइड करूंगा ना तो ये नीचे आएगा ना, 1.6 इंटू 10⁻19। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो एम स्टार जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, देख लो एम नोट का कितना टाइम्स है, एम नोट आप जानते हो 9.1 इंटू 10⁻31, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.946 एम नोट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बहुत तगड़ी वाली मिस्टेक करते हैं, जैसे हमने पिछली बार मिस्टेक की थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जो आंसर है वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट पॉसिबल बी वेव फंक्शन। ये कह रहा है कौन सा वेव फंक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको टोटल यहाँ पे 3 वेव फंक्शन दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। पहला जो वेव फंक्शन, ये मैंने क्लास में करवाया भाई, पहला जो वेव फंक्शन है दैट इज सी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं जी, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल बताओ? नॉट पॉसिबल क्योंकि मैं जानता हूं जो वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर और dx कर दूं फ्रॉम -∞
टू इन्फिनिट, दिस मस्ट बी 1। इसका स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अगर मैं निकालूं, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूं, ठीक है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो 1 होनी चाहिए। और इसकी जगह पे अगर मैं c पुट करूंगा तो बन जाएगा c स्क्वायर dx फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस कैन नॉट बी 1, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा जरा देखिए, दूसरे में जो वेव फंक्शन आपको दे रखा है दैट इज c दे रखा है। x की वैल्यू कहां से कहां तक बताइए, x की वैल्यू 2 and 8 के बीच में, 8 सेंटीमीटर के बीच में, और 3.5c आपको दे रखा है बिटवीन 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं प्लॉट करूं फाई एक्स को x के साथ, जरा देखिएगा, साई एक्स को x के साथ प्लॉट करूं तो 2 से लेके 8 के बीच में क्या है बताओ, c की वैल्यू है, और 5 से लेके 10 के बीच में जो है वो आपके पास 3.5c है। तो बीच में ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, और मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी में लिखवाया है कि दिस फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएगा, खैर, ठीक है। फाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है भाई यहाँ पे, और मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, एक एक्स की एक वैल्यू पे 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब आइए तीसरे केस में क्या दे रखा है, c की जो साई एक्स जो दे रखा है नंबर 3 में, दैट इज इक्वल टू, वो आपको दे रखा है jc/3 x - 2, ये दे रखा है। और x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक दे रखी है, 2 और 5 के बीच में दे रखी है। तो 2 पे अगर बोलोगे तो 2 पे तो ये 0 बन जाएगा, और 5 पे अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये jc बन जाएगा, यहां पे jc आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये लीनियरली राइज करेगा। और उसके बाद अगले पार्ट में क्या दे रखा है, ये तो 2 से 5 के बीच दे रखा है, अगले में दे रखा है jc/5 x - 10। तो 5 पे अगर आप देखोगे तो jc आएगा, और 10 पे, ये 10 तक दे रखा है ना, 10 पे वापस 0 हो जाएगा भाई, इस तरह का दे रखा है। मतलब ये 5 से 10 के बीच है और ये 2 से 5 के बीच है, तो कॉन्टिन्यूस है, सिंगल वैल्यूड है। बट मुझे यहां से ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है, इसमें क्या ये पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो जरा देखिए, ये बन जाएगा फ्रॉम 2 to 5, क्योंकि बाकी जगह तो 0 ही है, 2 से 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, बताइए क्या है, c²/9 x - 2 का स्क्वायर dx, प्लस बोलिए कहां से, 5 से लेकर 10 तक क्या होगा, c²/25 इंटू बोलिए x - 10 इसका स्क्वायर dx, सही बात है। एंड दिस मस्ट बी 1, दिस मस्ट बी 1। अब इसको 1 होने के लिए c की जो वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों, दैट मस्ट बी, जो c है हमारे पास, दैट मस्ट बी 0.612, ये होना चाहिए c की वैल्यू। c की वैल्यू अगर ये आती है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसमें एक c एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे 1 बन रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है, सिंगल वैल्यूड भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3, जो ऑप्शन 3 है, दैट इज पॉसिबल, आंसर इज कैलकुला, ठीक है, आंसर इज कैलकुला, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है मुझे, क्वेश्चन 7 में कह रहा है ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन शोन बिलो। एक पार्टिकल है जिसका वेव फंक्शन आपको दे रखा है, मैं उसको डायरेक्टली प्लॉट ही कर देता हूं। जरा देखिए क्या कर रहा है, ये वेव फंक्शन जो है x ग्रेटर देन 0 के लिए जो है वो है ae⁻²x, और x लेस देन 0 के लिए है be⁻4x। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो x = 0 पे ये a बनेगा और इस तरह से आएगा, और x = 0 पे ये b बनेगा, और x की वैल्यू -∞ पे जाओगे तो ये b बनेगा। तो a मस्ट बी इक्वल टू b होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक x की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए इसकी, तो, और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, a मस्ट बी इक्वल टू b। एक तो ये पता चल गया। दूसरा, आपसे क्या पूछा इसमें, आपसे पूछा a की वैल्यू। अब सुनिए, मैं जानता हूं वेव फंक्शन का स्क्वायर, अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फ्रॉम -∞ से ∞ इंटीग्रेट कर दूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब आप बताइए मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम -∞ से 0, ये बन जाएगा b²
ई की पावर 8x dx प्लस 0 to infinity a स्क्वायर ई की पावर -4x dx इक्वल टू 1। अब जब देखा b और a तो बराबर है ना, तो यहां से a स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, b की जगह भी a स्क्वायर कर दो और a स्क्वायर यहां पे। अब आप बताओ e की पावर 8x, तो ये 1/8 यहां से आ जाएगा, प्लस बोलिए यहां से कितना आएगा 1/4, ठीक है जी, और इक्वल टू 1। तो आप बताइए a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8/3, तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √8/3। सिंपल फंडा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू √8/3 विच इज 1.623। ये आंसर आएगा भाई 1.623। सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है सुनिए, एक सेमीकंडक्टर दे रखा है 300 केल्विन पे, 300 केल्विन पे कोई सेमीकंडक्टर है, और इस पे आपने क्या किया हुआ है, कोई फील्ड अप्लाई कर रखी है। सोचिए आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, सम पोटेंशियल V नोट, इधर हायर पोटेंशियल है और इधर लोअर पोटेंशियल है। अब ये कह रहा है कि आप बताइए कौन सा E के डायग्राम इस सिचुएशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कंडक्शन बैंड की बात करूं तो कंडक्शन बैंड में ये K है मान लीजिए, और ये मेरा नीचे वैलेंस बैंड है। सोचिए जितने इलेक्ट्रॉन इधर होंगे एट इक्विलिब्रियम उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटम है, जो वेलोसिटी पॉजिटिव है, उतने ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी, तभी जो नेट करंट आएगा वो 0 आएगा। बट फिलहाल तो नेट करंट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन अभी आपके होल इधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके इधर फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए। अगर x में आपको इधर मान लूं, दिस इज x, ये पॉजिटिव x है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके इधर घूम रहे हैं, इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। एक बार अगर पोटेंशियल देख लें, हाँ जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है, ये जो पोजीशनिंग आपको दिखाई गई है, ये इसका मतलब करेक्ट पिक्चर नहीं है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी उधर, जितने इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं इसमें। तो एक्चुअल में फिर कैसा होना चाहिए बताइए जरा, एक्चुअल में फिर ये इस तरह का होना चाहिए, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इधर आपके कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कुछ इस तरह का होना चाहिए दोस्तों, मतलब ये जो नेगेटिव वेलोसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए। समझ आया मेरा पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों किस तरह की पिक्चर आनी चाहिए। तो कौन सी पिक्चर करेक्ट होगी, आंसर इज आगरा ए। मैंने गलती से इसका डी आंसर दे दिया मेरे ख्याल से ना, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ए, ठीक है भाई। आंसर जो आएगा वो आगरा आएगा भाई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है सुनिए। A semiconductor material have exactly the same properties except that material A has band gap of 1 electron volt and material B has band gap of 1.2 electron volt. The ratio Ni of material A to material B. ये कह रहा है जो मटेरियल A है और जो मटेरियल B है दोनों में सेम प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट द बैंड गैप, ठीक है। और आपको इनमें इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो होगी उसका रेशियो बताना है एट 300 केल्विन। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं Ni की बात करूं A में, दैट विल बी इक्वल टू √NcNV e की पावर -Eg/2kT। Eg1 लिख दीजिए इसको, ठीक है। अच्छा Ni B के अंदर जो बनेगा दैट विल बी, उसमें NcNV तो सेम ही आएगा, सारी प्रॉपर्टी सेम है, e की पावर -Eg2/2kT। अब इनका रेशियो मुझे बताना है, तो मुझे लगता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया यार, कट गया ये। तो NiA/NiB दैट विल बी इक्वल टू e की पावर Eg2 यहां पे आएगा और 1/2kT यहां पे आ जाएगा, Eg2 - Eg1 ये बनेगा दोस्तों। तो क्या बन गया बताइए जरा, ये बन गया e की पावर बोलिए 1/0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंटू 2, और ऊपर क्या है बताओ जरा, Eg2 - Eg1। Eg2 कितना दे रखा है आपको, दैट इज 1.2 - 1, तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर भी है, तो कट जाएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, वो मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का जो रेशियो है दैट इज
54.59। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, 54.59। सिंपल कहानी थी, इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो यहीं पे सोल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन 10 देखिए भाई, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 सुनिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल मस्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम द बैंड विद द लार्जर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। एक बार मैं जरा इसको रब करता हूँ, मुझे क्योंकि पूरा वो चाहिएगा, तो मैं इसको जरा रब कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है सुनिए, द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल मस्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम द बैंड विद द लार्जर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये कह रहा है जो फर्मी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होना चाहिए। जरा देखो अगर आपको याद हो, ये हमारे पास क्या था, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और एक हमारे पास फर्मी लेवल था। ये मान लीजिए इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है मेरे पास, दिस इज ई आई, समवेयर इधर है मान लीजिए ई आई। एक मिनट के लिए जरा ध्यान से देखिएगा, या फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, मैंने थोड़ा सा इसको गलत जगह पे दिखा दिया। हाँ जी सोचिए ई आई समवेयर यहाँ पे है, एक मिनट के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ। इंट्रिंसिक ई एफ आई बोल दीजिए, ई एफ आई इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। अब जरा देखिए अगर मैं प्लॉट करूंगा यहाँ पे हाफ बनेगा और यहाँ पे आपका ये 1 है सोचिए, तो अगर मैं प्लॉट करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे ये 1 बनेगा, ठीक है भाई। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अब जो टोटल एनई बनेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, या फिर होल कंसेंट्रेशन पीई जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो जरा देखिए। तो यहां पे अगर मैं कंसेंट्रेशन दिखाऊं, तो मैं थोड़ा कलर यूज कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे कंसेंट्रेशन दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। और अगर यहां पे देखो तो यहां पे ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो इंटू 1 माइनस एफ ई करोगे तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही आपको यहां पे मिल जाएगा। और ये बराबर आएगा, ये जो एरिया आएगा ऊपर वाले का नीचे वाले, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बराबर होता है, ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है। बट मुझे एक बात बताइए, सोचिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो थी वो यहां पे कुछ इस तरह की ना होती और थोड़ी इस तरह की होती, सोचिए थोड़ी इस तरह की होती, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इस तरह की होती, तो यहां पे इसकी वैल्यू बढ़ गई है, जो रो ई है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ध्यान से देखो, किसी पर्टिकुलर लेवल पे पहले ये वैल्यू थी, अब ये वैल्यू आएगी, किसी पर्टिकुलर ई वैल्यू पे अब ये बन गई। अब अगर ये बढ़ गई है तो इसको कम होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस एफ ई को कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जो रो ई होता है वो क्या होता है, जो पीई जो होता है वो होता है रो ई इंटू 1 माइनस एफ ई। अब 1 माइनस एफ ई को कम होना पड़ेगा सो दैट जो प्रोडक्ट है वो सेम आए, एनई और पीई जो है वो कांस्टेंट रहे, वो वापस उतना ही आ जाए। और ऐसा ये कम होने के लिए जरूरी है कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? ठीक है। और यहाँ पे ये अच्छा खासा कम, ये अच्छा खासा डाउन आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक मिनट जरूर रुकिए, मैंने गलत लिख दिया इसको। तो यहाँ पे ये आपका ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, जरा देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बनाता हूँ। ये जो आएगा थोड़ा इसके नज़दीक आएगा दोस्तों, थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा। और अगर मैं प्लॉट करूँगा तो अब जरा देखिए कुछ इस तरह का प्लॉट आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 माइनस एफ ई और कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो रो ई है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब जो फर्मी लेवल है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, सो दैट ये दोनों बराबर आ जाए, सो दैट एनी इक्वल टू पीई आ जाए। मतलब आप ये कह रहे हो रो सी ई इंटू एफ ई मस्ट बी इक्वल टू रो वी ई इंटू 1 माइनस एफ ई। अब आप सुनिए, अगर किसी बैंड में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ज्यादा है तो फर्मी लेवल उससे दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ज्यादा होगी तो उसमें फिर ये कम होना चाहिए, सो दैट ये एरिया जो है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर आ जाए दोनों में, क्योंकि बराबर बनाना ना आपको, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अगर इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कम है तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी ज्यादा आएगी। देखो ये ज्यादा, इसका ये एफ ई का एरिया ज्यादा कवर हो गया यहां तक,
उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। पहली स्टेटमेंट में यही बोल रहा है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल मस्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम द बैंड विद द लार्जर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब वो बैंड जिसमें लार्जर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उससे अवे जाएगी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, सो दैट इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन और होल की बराबर आ जाए। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ आ गया है। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, द सेमीकंडक्टर डिवाइस रिक्वायर्स एन टाइप मटेरियल। कोई ये कह रहा है कि हमें एन टाइप मटेरियल का सेमीकंडक्टर चाहिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए। इट इज टू बी ऑपरेटेड एट 400 केल्विन, इधर सिलिकॉन डॉप्ड विद, ये कह रहा है सिलिकॉन को अगर मैं डॉप कर दूं 10⁻15 एटम्स पर सीसी ऑफ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक से आपका ये डॉप कर रहा है एक केस में, और दूसरे केस में कह रहा है जर्मेनियम को मैं डॉप कर देता हूं विद 10⁻15 एटम पर सीसी विद एंटीमनी, विद एंटीमनी। ये कह रहा है कौन सा एन टाइप बनेगा बढ़िया, आंसर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन करेक्ट है। ये कह रहा है ए सेमीकंडक्टर डिवाइस रिक्वायर एन टाइप मटेरियल, इट कैन बी ऑपरेटेड एट 400 केल्विन, ईदर सिलिकॉन डॉप्ड विद 10⁻5 एटम्स पर सीसी ऑफ आर्सेनिक और जीई, मतलब जर्मेनियम डॉप्ड विद 10⁻15 एटम्स पर सीसी ऑफ एंटीमनी कैन बी यूज्ड। ये सही नहीं है, ये वाला सही बताऊं तो एन टाइप प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, ये एन टाइप बनेगा। और मुझे लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 400 केल्विन पे आप एक काम कीजिए, इसकी आपकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन निकालो और इसकी भी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन निकालो। आप देखना इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जर्मेनियम की काफी ज्यादा होगी, कंपेरेबल हो जाएगी इसके। तो इसका मतलब ये एक बढ़िया एन टाइप नहीं बनेगा। लेकिन यहां पे जो आपने ग्रुप 5, क्योंकि आर्सेनिक भी ग्रुप 5 होता है, एंटीमनी भी ग्रुप 5 होता है, तो इसका मतलब अगर ग्रुप 5 से डॉप कर रहे हो तो एन टाइप ही बनेगा, ये तो मैं श्योर हूं एन टाइप बनेगा। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि यहां पे जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है Ni, वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻12 के अराउंड आएगी 400 केल्विन पे, और यहां पे जो आएगी वो इसी के कंपेरेबल आएगी। तो जब आपकी कंसंट्रेशन इसके कंपेरेबल आ रही है तो इसको आप एन टाइप कैसे बना लोगे, आप पॉइंट को समझिए। ठीक है ना, तो यहां पे ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप एक बार चेक करके देखना। तो ये करेक्ट है दोस्तों, सिलिकॉन डॉप्ड विद आर्सेनिक इज एन टाइप, बट दूसरे वाला नहीं है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चॉइस है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो आंसर इज आगरा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो आंसर इज आगरा। उम्मीद है भाई आपको ये जो 10 क्वेश्चन थे ये आपको समझ आए और आपने पहले सोल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरी डीपीपी आ रही है, उसको हम करेंगे, क्योंकि अभी तक हम कैरियर कंसंट्रेशन तक हम पढ़ चुके हैं, तो उतना मैं आपको पहले डीपीपी सोल्व करवाता हूं, उसके बाद आगे वाले एपिसोड्स जो हैं वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, यहाँ से आप मोबाइल ऐप पे पहुंच जाओगे, मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अगर ये स्कैन ना हो तो CES लर्निंग ये सर्च कीजिए, और इससे आपको हमारी मोबाइल ऐप ओपन हो जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cesedu.co.in, यहाँ पे भी आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, विजिट कर सकते हो। ये हमारे नंबर हैं दोनों, किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, सिंपल कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, जो आपका दिल करे। ठीक है, जिस भी तरह की क्वेरी आपको लेनी है वो आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे ले सकते हो। अगर इनकेस एक नंबर नहीं मिल रहा है तो दूसरे नंबर पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन था उसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।